नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल एवं एमए पूर्वार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र चतुर्थ प्रादेशिक नियोजन से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। पूर्व में हम प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना और नियोजन प्रदेश की संकल्पना, नियोजन प्रदेशों के प्रकार, नियोजन का अर्थ, परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम प्रदेशों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। प्रदेश का अर्थ एवं परिभाषा। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें भौगोलिक दशाओं की समानता तथा विकास संबंधी समस्याओं की समरूपता होती है। प्रदेश को परिभाषित करते हुए ग्रिफ्थ टेलर महोदय ने बताया है कि प्रदेश पृथ्वी के धरातल का एक इकाई क्षेत्र होता है। ए.जे. हर्बर्टसन महोदय के अनुसार प्रदेश जल, पौधों, जीव जंतुओं तथा मानव का भूमि पर एक सम्मिश्रण है जिसका परस्पर एक दूसरे से स्थानिक संबंध होता है। हार्टशॉन ने प्रदेश को परिभाषित करते हुए बताया कि प्रदेश एक निश्चित स्थिति का क्षेत्र होता है जो अपने आसपास के क्षेत्रों से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होता है। प्रदेशों को विभिन्न तत्वों के सम्मिश्रण के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है जिसमें क्षेत्रीय समरूपता का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर फैले हुए विभिन्न लक्षणों और कार्यों के आधार पर प्रदेशों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है जातीय प्रदेश, दूसरा है विशिष्ट प्रदेश, तीसरा है आकृतिक प्रदेश, चौथा है कार्यात्मक प्रदेश, पांचवा है प्राकृतिक प्रदेश, छठा है भौगोलिक प्रदेश, सातवां है संकेंद्रीय प्रदेश, आठवां है समरूप प्रदेश, नौवां है राजनैतिक प्रदेश, 10वां है नगर प्रदेश और 11वां है पूर्ण प्रदेश। पहला है जातीय या समान प्रदेश, जेनरिक रीजन। प्रकृति में समरूपता रखने वाले प्रदेशों को जातीय प्रदेश या समान प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश भू सतह पर अलग अलग पाए जाते हैं जैसे कि मानसूनी जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, टैगा प्रदेश आदि। इनमें से भूमध्य सागरीय जलवायु दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय तट पर, पश्चिमी एशिया का तटीय भाग तथा उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका का नटाल क्षेत्र आदि में पाई जाती हैं। ये जातीय प्रदेश कहलाते हैं। दूसरा है विशिष्ट प्रदेश, स्पेसिफिक रीजन। इस प्रकार के प्रदेशों का नाम एक ही होता है और इनकी इकाई का निर्धारण भौतिक तत्वों तथा मानवीय क्रियाकलापों की भिन्नता पर आधारित होता है। विशिष्ट प्रदेश अपने आकार, संरचना, आकृति, प्रतिरूप तथा विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं। ये यूनिक होते हैं जिनमें विभिन्न तत्वों के द्वारा आकारिकीय समानता स्थापित होती है जैसे कि दामोदर घाटी प्रदेश, फ्रांस के पेस प्रदेश, जर्मनी का रूर बेसिन आदि इसी प्रकार के विशिष्ट प्रदेश हैं। आकृतिक प्रदेश, फॉर्मल रीजन। इनमें सर्वत्र एक लक्षण की समरूपता होती है जैसे थार का रेगिस्तान, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, यूराल प्रदेश आदि। इसका विस्तार अधिक होता है जिसमें पूर्ण समानता के मध्य अनेक भागों में मानवीय, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में पर्याप्त विभिन्नताएं मिलती हैं जिसके कारण पूर्ण एकता परिवर्तित स्वरूप में यहाँ दिखाई देती है। कार्यात्मक प्रदेश, फंक्शनल रीजन।
कार्यात्मक प्रदेश में आकृतिक प्रदेश की तरह समांगता तथा सामान्यीकरण नहीं मिलता। इस संबंध में हार्ट्शॉन ने लिखा है कि द फंक्शनल रीजन इज़ नॉट अ descriptive generalization of character but rather the expression of a theory of process relationship, a generalization in the logical sense। कार्यात्मक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सर्वत्र एक से कार्य अथवा संगठन की समानता होती है जो किसी विशिष्ट गत्यात्मक कार्य अर्थात परिवहन एवं यातायात के द्वारा परस्पर संबद्ध रहता है। इन प्रदेशों के तत्व एक साथ अपना कार्य करते हैं और परस्परा आलंबित रहते हैं जिनमें मानवीय क्रियाएं संबद्ध रहती हैं। कार्यात्मक प्रदेश मानव के आर्थिक क्रियाकलापों पर ध्यान आकर्षित करता है जिनमें मुख्यतः उसमें निहित विभिन्न क्षेत्रों की संबद्धतापूर्ण कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। यहाँ प्राकृतिक वातावरण प्राय गौण हो जाता है। कार्यात्मक प्रदेशों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कुछ रूपों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे पशुचारण प्रदेश, कृषि प्रदेश, निर्माण उद्योग प्रदेश, भूमि उपयोग प्रदेश आदि। प्राकृतिक प्रदेश नेचुरल रीजन्स। प्राकृतिक प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जिनमें भू रचना, स्थलाकृति, जलवायु तथा वनस्पति में समांगता पाई जाए और इनके संदर्भ में यह निकटवर्ती क्षेत्र से भिन्न होता है। प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में भौतिक कारकों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में मानवीय तत्वों को भी इसमें महत्व दिया जाने लगा है। भौतिक तत्वों के आधार पर इन्हें भू रचना प्रदेश, उच्चावच प्रदेश, जलवायु प्रदेश, मृदा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश आदि प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। हर्बर्टसन महोदय ने कहा है कि अ नेचुरल रीजन इज़ एन एरिया ऑन अर्थ सरफेस वेयर एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट अफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़। अर्थात एक प्राकृतिक प्रदेश पृथ्वी तल पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ प्राकृतिक वातावरण के तत्व मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में भौतिक तत्वों के साथ मानवीय तत्वों के समावेश के बाद इन्हें प्राकृतिक प्रदेश की जगह अब वर्तमान में भौगोलिक प्रदेश कहा जाने लगा है। भौगोलिक प्रदेश ज्योग्राफिकल रीजन्स। ये प्रदेश प्राकृतिक प्रदेशों से भिन्न होते हैं और इनमें भौतिक तत्वों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक अभिलक्षणों की भी समरूपता पाई जाती है। इनका निर्माण विभिन्न भौगोलिक कारकों के आधार पर किया जाता है और इस आधार पर किसी भौतिक समानताओं के प्रदेश में जितनी दूरी तक के विस्तृत क्षेत्रों के आर्थिक व्यवसायों की समानता मिलती है उन्हें मिलाकर एक भौगोलिक प्रदेश का निर्माण होता है। इन्हें विभिन्न भौगोलिक तत्वों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे उच्चावच के आधार पर पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, जलवायु के आधार पर मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश आदि प्रमुख हैं। ठीक इसी प्रकार वनस्पति के आधार पर वन प्रदेश, घास प्रदेश, झाड़ी प्रदेश आदि भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। भूगोल के दो या अधिक तत्वों पर आधारित प्रदेशों में टैगा प्रदेश, सवाना प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, प्रेयरी प्रदेश प्रमुख हैं, जो कि जलवायु, मृदा, आंतरिक संरचना, वनस्पति आदि तत्वों पर आधारित हैं। ठीक इसी प्रकार आर्थिक गतिविधियों पर आधारित प्रदेशों में कृषि प्रदेश, पशुचारण प्रदेश, दुग्ध उत्पादन प्रदेश, निर्माण उद्योग प्रदेश प्रमुख हैं। संघ केंद्रीय प्रदेश नोडल रीजन्स। ये प्रदेश लघु और संगठित प्रकृति के होते हैं जिनका निर्माण किसी कार्यात्मक क्षेत्र के केंद्रवर्ती स्थान पर होता है। ये प्रदेश विभिन्न प्रकार के परिवहन और यातायात के साधनों के द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं और इस प्रकार के प्रदेशों का विकास बड़े बड़े नगरों के मार्ग संगम केंद्रों पर होता है। समरूप प्रदेश होमोजेनियस रीजन्स।
इन प्रदेशों में स्थानीय भिन्नताएं बहुत ही कम मिलती हैं और इनका स्वरूप लगभग एक समान होता है। समरूप प्रदेशों में बारंबार स्वरूपित होने वाले तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे मानसूनी प्रदेशों में तापमान और वर्षा के वितरण में समानता पाई जाती है। समरूप प्रदेशों को उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला एक लाक्षणिक प्रदेश, दूसरा बहुलाक्षणिक प्रदेश और तीसरा है समरूप आर्थिक प्रदेश। सर्वप्रथम एक लाक्षणिक प्रदेश। जिन प्रदेशों में केवल एक ही तत्व या लक्षण की समरूपता मिलती है उन्हें एक लाक्षणिक प्रदेश कहते हैं, जैसे कि जलवायु पर आधारित जलवायु प्रदेश, वनस्पति पर आधारित वनस्पति प्रदेश आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है बहुलाक्षणिक प्रदेश। ऐसे प्रदेशों में एक से अधिक तत्वों की समरूपता होती है। इनमें जलवायु, वनस्पति, मृदा, जीव जंतु, कृषि, अधिवास, यातायात जैसे तत्वों में परस्पर अंतर संबंध मिलता है। तीसरा है समरूप आर्थिक प्रदेश। इन प्रदेशों में आर्थिक क्रियाओं की समानता पाई जाती है। राजनैतिक प्रदेश, पॉलिटिकल रीजन्स। राजनैतिक प्रदेशों में स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति की समानता के स्थान पर केवल प्रशासनिक संबद्धता देखने को मिलती है। राजनैतिक प्रदेशों में विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि भारत में राज्य, जिला, तहसील तथा ग्राम आदि प्रशासकीय इकाइयाँ हैं। नगर प्रदेश, सिटी रीजन। नगर प्रदेश किसी महानगर के कार्यों के प्रभाव से एक पृथक क्षेत्रीय इकाई के रूप में विकसित हो जाता है। पूर्ण प्रदेश या कंपेस। पूर्ण प्रदेश या कंपेस का निर्धारण भौतिक जैविक लक्षणों तथा सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। ये सभी कार्यात्मक रूप से मानवीय व्यवसायों से संबद्ध होते हैं। कंपेस शब्द का प्रयोग पूर्ण प्रदेश के रूप में सर्वप्रथम विटलसी महोदय ने किया था। कंपेस स्वेच्छा के अनुरूप असीमित एवं अनिश्चित प्रदेश होता है। विटलसी महोदय ने कंपेस को स्पष्ट करते हुए बताया था कि कंपेस इंक्लूड्स ऑल द फीचर्स ऑफ द फिजिकल, बायोटिक, social environment that are functionally associated with men's occupations of the earth। पूर्ण प्रदेश अत्यधिक जटिल प्रदेश होते हैं, जिसमें विटलसी महोदय ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों के संपूर्ण लक्षणों, जीवन यापन के पूर्ण लक्षणों तथा सामाजिक जीवन के विविध रूपों के अध्ययन को समावेशित किया है। इस प्रकार कंपेस में भौतिक, जैविक तत्वों और सामाजिक वातावरण के संबंधों के आधार पर कारणों का विश्लेषण करके अध्ययन किया जाता है। विटलसी ने पूर्ण प्रदेश या कंपेस के अध्ययन के लिए एक 16 विषयों की सूची प्रस्तुत की है, जो कि इस प्रकार है। पहला इन्होंने प्राकृतिक तथ्य और दूसरा इन्होंने मानवीय क्रियाकलाप में से बांटा है। प्राकृतिक तथ्यों के अंतर्गत इन्होंने पहला भूरचना, दूसरा उच्चावच एवं प्रवाह प्रणाली, तीसरा जलवायु, चौथा मृदा, पांचवा वनस्पति और छठा जीव जंतु सम्मिलित किया है। दूसरा मानवीय क्रियाकलापों में इन्होंने सम्मिलित किया है 7वां भोजन एकत्रीकरण, 8वां शिकार करना, 9वां मत्स्याखेट, 10वां खनन, 11वां वन काटना, 12वां कृषि, 13वां निर्माण उद्योग, 14वां परिवहन, 15वां अधिवास तथा 16वां जनसंख्या। इस आधार पर विटलसी ने कंपेस को उच्चतम कोटि का प्रदेश माना है। इस प्रकार ये प्रदेशों के प्रकार आज हमने जाने हैं। इसके आगे के भाग में हम प्रादेशिक परिसमन की विधियों को जानेंगे।